जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 12 है। और आप बहुत दिनों से कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हिंदी में कुछ ऐसा पढ़ाइए जिसे हम पढ़ के बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ले आए। तो फाइनली आप सबका जो है प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स स्टार्ट है और ये क्रैश कोर्स का दूसरा सेट है प्यारे बच्चों। और अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सेट 1 जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि हम आपको जो भी सेट करा रहे हैं जैसे सेट 2 हो गया, सेट 3 हो गया और चाहे सेट 1 हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको MVBI लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे तो आएंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप 1 से लेकर 10 तक सेट को अगर आप अच्छे से लिख लेते हैं कॉपी में और याद भी कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90 या 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम जो भी प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, MVBI सब्जेक्टिव है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेंगे तो लड़ेंगे। तो प्लीज आप ध्यान पूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम आप 100% ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस नंबर पे क्या कीजिए, हाई लिख के भेजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देंगे, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या ये प्रश्न सब लड़ेंगे एग्जाम में? बिल्कुल 100% लड़ेंगे, लेकिन आपको क्या करने पड़ेगा, उससे पहले आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्या? ये सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, तब आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में। ऐसे नहीं आने वाला है, जब तक आप अपने कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक क्या होगा, नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ये आप याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने सेट 1 नहीं देखे हैं तो सेट 1 प्लीज जाके देख लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक है। लिखा क्या होगा, हिंदी क्रैश कोर्स सब्जेक्टिव लिंक, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने क्या क्या हुआ, लाइक कर दिया होगा। क्या क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए यहाँ पर देखिए 1 नंबर में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न को देखिएगा कि शिक्षक का क्या कार्य है। शिक्षा का क्या कार्य है प्यारे बच्चों, उत्तर में देखेंगे तो शिक्षा का कार्य यह है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे। मतलब कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, जैसे हम कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, हम क्यों पढ़ाई करें। तो शिक्षा का जो कार्य क्या हो सकता है, हम पढ़ाई लिखाई करके हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसके बारे में बताया जा रहा है। और इसके लेखक कौन है, जय कृष्ण मूर्ति जी है। और इनके द्वारा बोला गया है कि शिक्षा का कार्य यह है कि वह संपूर्ण जीवन, जैसे मान सकते हैं अमेरिका हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, जो भी जगह है उन सभी में क्या कर सकते हैं, समझने में हमारी सहायता करती है। अमेरिका में जाए गए इंग्लिश बोलने में हमें सहायता करती है, जापान में गए चाँव चौं छू चाँ करने के लिए बोलना पड़ता है। तो ये सब क्या होती है, हमारे समझने में मदद करती है, ना कि केवल कुछ व्यवसाय या नौकरी के योग्य बनाए। मतलब ऐसे अभी देखते होंगे, ये तो बिहार में ट्रेंड चल रहा है। क्या चला है, ट्रेंड चला है कि कोई बच्चा जो है पढ़ाई क्यों करता है, नौकरी के लिए। कौन सा नौकरी के लिए? सरकारी जॉब के लिए। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब के लिए। तो ये कोई शिक्षा का कार्य नहीं है, जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा बोला गया है। उनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ बोला गया क्या है कि संपूर्ण जीवन में सहायता करे, क्या? शिक्षा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रश्न आपको 100% उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं दूसरे प्रश्न को में क्या कहा जा रहा है। दूसरे प्रश्न को देखिएगा अच्छे से तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि सेब बेचती लड़की को देखकर लेखक के मन में क्या विचार उमड़े। देखिए आप देखते होंगे कोई बेसहारा रहता है या आसपास जब जाते रहते हैं, रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, आसपास में आप देखते होंगे कि कोई बूढ़ी औरत रहती है, कोई छोटा सा नन्हा सा बालक रहता है जो कि काम करता रहता है। तो उसे देख के आपको क्या होता है, दया की भावना आपको आने लगता है। उसी तरह से जो है लेखक के भी मन में क्या आया, विचार आने लगा कि किस उम्र में ये सेब वगैरह काट रही है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्या देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तर में आप लिखिएगा कि सेब बेचती हुई लड़की की उम्र जो है 7 से 8 साल है, जो कि कह सकते हैं जो कि खेलने कूदने का उम्र होता है। क्या होता है, खेलने कूदने का उम्र कितना होता है, 7 से 8 साल होती है। जो सेब बेच रही थी, क्या कर रही थी, जो लड़की जो है क्या रहती है, 7 से 8 साल की जो लड़की थी वो क्या कर रही थी, सेब बेच रही थी। शायद उसने नई नई दुकान संभाली थी, मतलब कह सकते हैं उनके पिताजी या उनके मम्मी कहीं गए होंगे या उनके पापा नहीं रहे होंगे, तब क्या कहें वो नया नया दुकान संभाल रही होगी। या जिसे हाल में ही दुकान संभलवाई गई थी, मतलब कहा जा सकता है कि उसे हाल में ही उसके माता पिता ने कहा होगा कि जाओ तुम वहां पर दुकान वगैरह संभालो।
वह इतनी जागरूकता भी न कि अपने सौदे के बारे में ग्राहक को जरा सा भी शक नहीं होने देती थी। मतलब कि कहा जाता है कि वह इतनी जागरूकता थी, मतलब कि उतनी उनको क्या कह सकते हैं, अच्छा खासा उसका नॉलेज हो गया था कि जो भी ग्राहक थे उनको थोड़ा सा भी शक नहीं होने देना चाहता था कि वो क्या है, एक नया आदमी है। वो एकदम ट्रेंड लगती थी। कौन कहते हैं? लेखक कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना ही लिखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या है? थोड़ा-सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे कह सकते हैं एमवीवीआई की कैटेगरी में लिखते हैं। किसे? एमवीवीआई। कह रहा है कि बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? ये जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, सॉरी, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। और ये जो बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है, ये सब जो पाठ लिया गया है किसमें से? सिपाही की माँ में से लिया गया है। तो हम उत्तर देखते हैं अच्छे से। देखिए, आज सबसे पहले हम प्रश्न के ही अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद आप अपने आप से समझिए। देखिए, बिस्नी की एक पुत्री थी। कौन थी? पुत्री और एक पुत्र था। पुत्र का नाम था मानक और पुत्री का नाम क्या था? मुन्नी। तो मानक को कहता है कि उनकी जो बेटी है, मतलब किसकी? बहन है, मानक की बहन जो है, जिसका नाम मुन्नी है, वो क्या हो रही थी? धीरे-धीरे जवान हो रही थी, 14 साल की हो गई थी और उसे बोला जाता है शादी कर देना, वो फलाना-ढिकना। तो ये जो है मानक जो है गरीब परिवार के था और आप देखते हैं भारत में क्या है? दहेज प्रथा है। तो इसके लिए क्या किया? मानव को कहा जाता था कि तुम जाओ और वहां से कुछ पैसा कमा के लाओ ताकि क्या करें? मुन्नी की शादी करें। ये कहने का अर्थ ये है प्रश्न का। चलिए अब उत्तर के माध्यम से हम समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि बिस्री अपने पुत्र को लड़ाई में इसीलिए भेजती है क्योंकि उसके घर के पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब थी। नहीं बोले थे कि उनकी पारिवारिक स्थिति जो थी बहुत ही खराब थी। साथ में उसकी छोटी बहन जो थी, जिसके नाम मुन्नी थी, वो धीरे-धीरे जवान होती जा रही थी और उसकी शादी भी करनी थी। ठीक है? और उसकी छोटी बहन जवान हो गई थी। आप देखिए 14 साल की हो गई मतलब जवान हो गया एक तरह से कहा जाता है। बिहार हो गया, आप तो कह सकते हैं पूरे भारत में मान लीजिए ना कि 14 साल से 15 साल हो जाता है तो क्या कहता है? जवान हो गया। और उसके हाथ हाथ पीले करने हैं, मतलब कहा जा रहा है कि उनके शादी करना ज़रूरी है। जब वह कुछ कमा कर लाएगा तभी तो यह कार्य हो सकेगा। अरे भाई आज के समय में बिना पैसा के कुछ नहीं हो सकता है। ये कहा जाता है कि जो मृत्यु भी होता है ना तो मतलब कि ए यमराज के बोला जाता है, ए यमराज तू जल्दी मेरे घर में आ, मेरे जलाने के लिए कफ़न के शायद उस तरह से बोला जाता है। तो कफ़न खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, गरीब के घर में बोला जाता है, ठीक है? इसीलिए बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजती है। यही कारण था कि मानक को लड़ाई में भेजे हैं कि भेजने की कि मुन्नी की शादी हो जाए। बस एक सीधा-सा शब्द है कि मुन्नी की शादी हो जाए, उसी लिए क्या करते हैं बिस्नी मानक को लड़ाई में भेजता है, ठीक है? उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिएगा आपके सामने जो है 4 नंबर प्रश्न जो है प्यारे बच्चों एमवीवीआई क्या है? एमवीवीआई है। याद रखिएगा क्या है? एमवीवीआई है, ज़रूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए। चलिए देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाके की राह क्यों करती है? देखिए, बिस्नी और मुन्नी। बिस्नी की पुत्री का नाम क्या था? मुन्नी और मुन्नी के भाई का नाम क्या था? मानक। और बिस्नी और मुन्नी जो है किसकी प्रतीक्षा करता था? मानक की प्रतीक्षा करता था। क्यों? क्योंकि उसको जो है पत्र वगैरह आ जाए या चिट्ठी कह सकते हैं वो आ जाए ताकि वो सेफ है या नहीं है, कुछ पैसा भेजे या नहीं भेजे, इसके लिए वो क्या कर रही थी? प्रतीक्षा कर रही थी। कौन? बिस्नी और मुन्नी। चलिए उत्तर देखते हैं, उस उत्तर के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए उत्तर में क्या कह रहा है कि बिस्नी को अपने पुत्र तथा मुन्नी को अपने भाई की प्रतीक्षा है। बिल्कुल सही है, छोटा-सा पॉइंट आपको यहाँ से बन गया। जो एक सैनिक है, क्या है? मानक जो है एक प्रकार का क्या है? सैनिक है। दोनों माता और पुत्री डाके का इंतजार करती है। वही तो पत्रकार है। सैनिक के लिए सैनिक ने यह लिखा है कि वर्मा में लड़ाई पर जा रहा हूँ। मतलब कहा जा रहा है, मतलब सैनिक में जैसे मानक भी हो गया और भी जो लोग हैं वो सब है और उसमें से कोई सैनिक बोलता है कि लिखा है या कह सकते हैं मानक ने ही क्या किया है? लिखा है चिट्ठी कि क्या कर रहे हैं हम वर्मा की लड़ाई में क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? वर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं। फटाफट बताइए तो लड़ाई कहाँ हो रही थी? लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो आपको बताना है कि वर्मा में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? वर्मा में हो रही थी। वह परिवार का एकमात्र आधार है, मतलब कह सकते हैं एक अंधे की लकीर हो सकता है। क्या प्यारे बच्चों? एक अंधे की लकीर कौन था? मानक था, जो कि एक सहारा होता है वो होता है। कुँवारी बहन का नाता है, मतलब कि कुमारी बहन जो कि मुन्नी है उसकी जो है नाता जुड़ गई है और यह युद्ध में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल युद्ध में जो हार और जीत दोनों होता है, कभी मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, दोनों हो सकता है।
यही कारण है कि दोनों बड़ी बेचैनी से उसके पत्र की प्रतीक्षा कर रही है ताकि उसकी कुशलता का पता चल सके और यह भी पता चल सके कि वह कब आ रहा है। मतलब कहा जा रहा है कि उसकी चिट्ठी की प्रतीक्षा इसलिए कर रही है कि वो जो मानक है वो अच्छा सुरक्षित है या नहीं है। अगर उसका चिट्ठी उसको मिल जाता है तो समझेंगे क्या कि वो कुशल है, अच्छा है, ये समझ जाएंगे। अगर चिट्ठी नहीं आ रहा है तो क्या होगा, बहुत ही घबराहट फील हो रहा होगा। समझ रहे हैं, इस तरह से ममता, क्रूरता, सब चीज के बारे में, प्रेम वगैरह के बारे में अच्छा से दर्शाया गया है, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। वो 4 नंबर प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके सामने 5 नंबर में क्या कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता होती है। भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता होती है, चलिए बताइए। उत्तर में आप देखते हैं, देखिए भगत सिंह के अनुसार जो है ना, उसको कहने का अर्थ है, भगत सिंह का कहना था कि हमें जो है नौजवानों की जरूरत है, जिसके जो शादी विवाह नहीं किया हो उसकी आवश्यकता है, ताकि क्या करे, वो किसी भी लड़ाई में कूद पड़े और अपनी जो है जी जान सब लगा दे। किसके अनुसार, भगत सिंह के अनुसार। उत्तर में देखते हैं कि भगत सिंह के अनुसार देश को ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे। मतलब कहा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार कहा जाता है कि हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है या ऐसी सेवकों, जो सेवा करने वाले की जरूरत है, जो तन, पूरा शरीर, मन, पूरा मन से, लगन के साथ, धन मतलब जो भी पैसा वगैरह है वो सब क्या करना है, देश पे अर्पित कर देना है, मतलब उस पे निछावर कर देना है। और पागलों की तरह अपनी सारी उम्र देश की आजादी के लिए या देश के विकास में निछावर कर देना चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार जो है मेरे बच्चों, या तो आप सारी उम्र जो है ना देश के विकास के लिए निछावर कर दीजिए, या देश के आजादी के लिए क्या कर दीजिए, कुर्बान कर दीजिए। ये किनके द्वारा कहा गया है, भगत सिंह के अनुसार। यह कार्य सिर्फ विद्यार्थी ही कर सकते हैं। सभी देशों की आजादी कराने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते थे। मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी देश हो गया, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जो भी देश देखते हैं, वहाँ पर जो सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, विद्यार्थी और आते हैं, और नौजवान, जो कह सकते हैं हट्टे खट्टे पहलवान जैसा रहता है वो, ठीक है। वह क्रांति कर सकते हैं। कौन क्रांति कर सकते हैं, विद्यार्थी और नौजवान। अतः विद्यार्थी को पढ़े, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। मतलब कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, साथ ही साथ क्या कीजिए, आप पॉलिटिक्स का भी ज्ञान आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे। और क्या करे, पूरा के पूरा जीवन जो है इसी काम में लगा दे। यही अपेक्षाएं हैं विद्यार्थियों से भगत सिंह की। तो ये अपेक्षाएं हैं जो कि भगत सिंह के द्वारा है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MVBA है, जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करें कि लेखक और मालती का संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दीजिए। देखिए ये रोज पाठ से लिया गया है, क्या है, रोज पाठ से लिया गया है, और ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये प्रश्न VVI है प्यारे बच्चों, क्या है, VVI प्रश्न है, ठीक है, जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए एक हम थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या करा है कि लेखक है, लेखक में कौन, अज्ञे जी, और मालती में तो मालती ही होगा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध था वो बहुत ही सखी का संबंध था। जैसे दोस्त नहीं होता है, तो लड़का लड़का में दोस्त आप सुने होंगे, लड़की लड़की में दोनों सुने होंगे, लेकिन लड़का और लड़की जब रहता है तो ज्यादा खासकर आपको हस्बैंड एंड वाइफ, ज्यादा खासकर GF VF आप जो समझ सकते हैं, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, ये होता है। लेकिन इनके बीच में क्या था, मित्रता का भाव था, एकदम बहुत ही अच्छा घनिष्ठ संबंध था। प्रेम का नहीं था प्यारे बच्चों, मित्रता का था ज्यादा खासकर, ठीक है। उत्तर में देखिए क्या कह रहा है कि लेखक मालती के दूर के रिश्तेदार है। बिल्कुल सही बात है, दूर क्या है, लेखक जो है मालती के दूर के रिश्तेदार है, पर बचपन में इनका संबंध सख्य है। सख्य मतलब समझते हैं ना, दोस्त, दोस्त, अच्छा खासा दोस्त था। एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ पिटते भी थे, मतलब मार भी खाते थे। चलो दोस्त चलो, मार खाते हैं तो खाएंगे साथ में, खेलेंगे साथ में, डूबेंगे साथ में, मरेंगे साथ में, करना सब चीज साथ में है। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ ही हुआ था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, उनके साथ ही हुआ था। दोनों के व्यवहार में सखा भाव के साथ उन्मुक्त स्वच्छता का भी समावेश रहा है। मतलब इसमें किसी तरह की गंदगी के बारे में, जैसे लव वगैरह जो होता है, और भी जो घिनौना हरकत आप सोच सकते हैं, वो सबका कोई इसमें रोल नहीं था प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एक सख्य, बहुत ही अच्छा खासा, जैसे आप देखते हैं कृष्ण जी हो गया और सुदामा के जितना घनिष्ठ मित्रता था, वो वाला मित्रता बोला जाता है। कभी किसी अन्य रूप में वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बांधा सकते थे ना, एक भैया है, छोटा है, बहन है, वो कोई अति नहीं है, चल 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 देख लो वह, ये सब होता था, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे।
ठीक है। चलिए, अगर देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है, वो भी 2024 के लिए स्पेशली आप सबके लिए बना रहे हैं। बना हुआ पहले से भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फिर से आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज आपका भी एक कर्तव्य होता है क्या, लाइक कर दें, ठीक है, क्या कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 7 नंबर में क्या है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत है? इसके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? मतलब कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? भ्रष्टाचार आप देखते होंगे, कभी जाते होंगे, जातीय आवासीय आय बनवाए हैं? बोलिएगा सर बहुत बार बनवाए हैं। तो जातीय आवासीय आय जब बनवाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया देते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर कह रहा है भ्रष्टाचार, तो क्या आप जेपी से सहमत है? और जेपी जी का जो कहना है, मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी का जो कहना है, क्या वो सही है या गलत? इसके गुणगान के हेतु सुझाव दीजिए, मतलब उनके जो सुझाव है अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में बताइए। तो देखिए उत्तर में आपको लिखना है बिल्कुल उनका सही भी कहना था और कुछ कुछ कारण से गलत भी था। सबसे पहले हम उत्तर देखेंगे कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा कारण सरकारी नीतियां है। सरकारी नीतियां जानते हैं, पुलिस हो गया, रेलवे हो गया। रेलवे पर टिकट चेकिंग होता है, उस समय होता है ज्यादा, खासकर ब्लॉक में होता है। ब्लॉक में आप 100% बिना घूसखोरी के आप हो ही नहीं सकता कोई। अब जो भी नेता लोग में हो गया उसमें तो और खासकर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा होता है। इसके कारण ही भूख, महंगाई, रिश्वतखोरी और यह भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, यह जो भ्रष्टाचार है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज के समय में जो है बिना पैसा के आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। बिना पैसा के आप पढ़ाई पूरा नहीं कर पाइएगा। डीएलएड कर लीजिए, बीएड कीजिए या बीए कीजिए, इन सभी में आपको क्या चाहिए, पैसा। पैसा, ठीक है। बिना रिश्ता की कोई रिश्वत, सॉरी, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर परंपरा हुआ है। मतलब कहा जा रहा है यहाँ तक कि बैंक वगैरह जो भी देखते हैं सरकारी स्थल हो गया, उन सभी में क्या है, रिश्वत की परंपरा चलती आ रही है और विशाल रूप से पसरा हुआ है। और ये जो है एक छोटा सा रूप नहीं है, एकदम पहाड़ जैसा फैला हुआ है, विशाल रूप में फैला हुआ है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। मतलब कि जो है ना, भ्रष्टाचार हो गया, जो भी हो गया, नेता वगैरह से सबसे दब कौन रहा है, तो जनता दब रहा है। शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, शिक्षा संस्थाएं जो है क्या हो रही है, भ्रष्ट हो रही है। फिर बचा ही क्या है, मतलब इसके कहने का अर्थ बचा ही क्या है और बचा क्या है। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहा है। युवा जो है, जैसे कह सकते हैं हम सब हो गए, आप सब हो गए, जिसको रोजगार मिलना चाहिए वो सब क्या कर रहा है, भटक रहा है। व्हाट्सएप पर लिंक भेजे, 25 रुपया तोरा मिलता, 25 रुपया हमारा मिलता है, ये वाला खेल रहा है, समझ रहे हैं। वो क्या आ रहा है, भटक रहे हैं। बिजनेस के बारे में सोचते हैं कि क्या कहते हैं, क्या कौन सा बिजनेस, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग। ज्वाइन कर ना, 2-3 गो के जोड़िया ही तू हो, 2-3 गो जोड़ भी ना, तो तेरा पैसा बहुते होते हो, इतने से होते हो तो कितना दिमाग खा जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग वाला कि आपको कहेगा करने पर मजबूर कर देगा, और न कीजिए सही बढ़िया रहेगा। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भ्रष्टाचार न हो, ठीक है। फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजे जाए, कहाँ देखा जाए, जिसकी उसकी जगह गांव में, सड़क में, रेल मीटर में, खेत खलिहान में, अस्पताल में तो और ज्यादा, और पुलिस विभाग में भी उसका जाल सब तर बिछा हुआ है। सरकारी दफ्तर के हर क्षेत्र में क्या पे रचो, भ्रष्टाचार, रिश्वत की क्या है, पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है। ये चलिए, उम्मीद है कि ये प्रश्न तो आपको 100% समझ में आया होगा। ये 5 नंबरी था प्यारे बच्चों, क्या नंबरी, 5 नंबरी था। जब आप कॉपी में लिखिएगा ना यही प्रश्न, तो आपको 2 पेज में हो जाएगा। 2 पेज नहीं होगा तो 1.5 पेज तो आराम से हो जाएगा, आपको 1.5 पेज तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 8 नंबर में क्या है कि कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन से किसकी ओर संकेत है, कहता है कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह जो है कौन बोला था, तो फिरंगी मैम बोली थी, कहाँ के, इंग्लैंड के थी। ये शब्द बोला गया है, तो देखिए यह कथन इंग्लैंड की महिला फिरंगी मैम ने कही थी, और इसका अर्थ होता है कि वह अपने सैनिकों की प्रशंसा करती है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी प्रशंसा करता है ना, तो आप कहते हैं फूल के फुलंत हो गए हैं, फूल के फुलंत हो गए ना। जैसे बैलून की तरह क्या होता है, आप फूलने लगते हैं, अरे वाह इसने हमारा तारीफ कर दिया। और ज्यादा लड़की सबको तो और ज्यादा लड़की सबको जितना तारीफ करेगा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ये सब क्या होता है, ये प्रशंसा होता है। जिसके कारण होते क्या होता है, लड़की सब फूल के बैलून जैसा फूल जाती है, ठीक है। और जब इसमें सुइया मारता है तब फटाक दर फूट जाता है। राइट। ये कौन कर रही थी, इंग्लैंड के जो महिला कौन थी, फिरंगी मैम जो है वो कर रहे थे, ठीक है। चलिए ये भी आपके छोटा सा था, 2 नंबर का। चलिए
हाँ, ये प्रश्न भी आपके लिए एमवीवीआई पैराजो क्या है एमवीवीआई है। देखिए आपका चौथा सेट जो है पैराजो सिर्फ और सिर्फ एमवीवीआई का सब्जेक्ट का 5 नंबरी का कितना 5 नंबरी का चौथा सेट याद रखिएगा। चलिए उत्तर देखते हैं कि पुत्र वियोग के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है आज के समय में भी देखिएगा। हम देखते हैं मेला में कभी कभी देखते हैं तो पुत्र के लिए जो है स्नान करती है 5 बजे। एक मेला है आप तो शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे अलग बात है। गौसा घाट जाइएगा गौसा घाट जो कि दरभंगा के साइड में है। और वहाँ के थोड़ा सा आसपास के क्षेत्रों में देखिएगा तो वहाँ पर क्या किया जाता है 5 बजे भोर में 3-4 बजे कह सकते हैं 4 बजे मानिए ना 4 बजे 3 बजे उठ जाते मतलब कि ठंडी के मौसम में 3-4 बजे स्नान करते हैं और वो जो है ना कम से कम हमारे ख्याल से 3 घंटा से 2 घंटा वह सही रहते हैं पानी में मतलब कहीं घूमते घूमते ही रहते पूजा पाठ होता रहता है। और यहाँ पर भक्ताई वगैरह सब चीज का काम वाम होता रहता है खेल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। एक माँ जो है पुत्र के लिए क्या-क्या कार्य करते हैं उसके बारे में देखिए। यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्या है प्यारे बच्चों? यह कविता जो है एक सुभद्रा कुमारी चौहान की है जो कि माँ है तो अब माँ ही पुत्र के बारे में ही लिखेगा या तो पति के बारे में लिखेगा। पति के बारे में बहुत कम लिखता है। पति को क्या समझता है पता है? नालायक, इसीलिए नहीं लिखेगा। अब पुत्र को क्या समझता है? हीरा। समझ रहे हैं ना? इस तरह से। इसमें माँ पुत्र के लिए हर पल सचेत रहती है, उसे डर लगी रहती है कि उसे कहीं चोट ना लग जाए, ठंडी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, उसे डर रहता है कि कहीं हमारे लाल को, कहीं हमारे हीरे को, कहीं हमारे चांदी को, कहीं हमारे सोने को कुछ हो ना जाए, बुखार ना आ जाए, सर्दी ना लग जाए, हाय हाय। मैं कहता है कि हाय मेरे बाबू, तुझे सर्दी ना आए, तुझे जुकाम ना होए, कुछ ना होए, कुछ ना होए। इसीलिए अपने गोद से नहीं उतारती है तथा अपने आंचल के ओंठ में छिपाए रखती है और जब-जब उसको याद आती है, जब-जब उसको ये सब भावनाओं को होती है और कह सकते हैं उससे पहले जो क्या करती है अपने आंचल में छुपा के रखती है माँ। माँ, ओ मेरी माँ, क्या? इस तरह से 9वां प्रश्न को कह सकते हैं एक एमबीबीआई के कैटेगरी में ले सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? 10वां प्रश्न देखिएगा कि तुलसीदास सीधे राम से न कहकर कहवाकर सीता से अपनी बात क्यों कहलवाना चाहते हैं? मतलब कहा जा रहा है कि जो तुलसीदास है, वो राम जी को नहीं कहते। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं और हम अभी किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं? कंप्यूटर से माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट का मतलब हो गया ऑफलाइन, जैसे हम आपके सामने हैं और आप हमारे सामने हैं। आँखों में आँख मिला के पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये हो गया अलग। अब ये वाला दूसरा वाला मत समझिएगा, समझ गए हैं? चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर से यही कहा है कि तुलसीदास जो है सीधे राम से न कह के किसको कहता है? सीता माता से कहता है और सीता माता किसको कहेंगे? श्री राम को कहेंगे। तो वो क्या बतलाना चाहते हैं? तो उत्तर में देखिएगा, तुलसीदास अपनी बात सीधे राम से न कहवाकर सीता से इसीलिए कहवाना चाहते हैं कि सीता माता राम की धर्म पत्नी है। सीता माता जो है क्या है? राम की जो है धर्म पत्नी है प्यारे बच्चों। धर्म पत्नी समझते हैं ना? अर्धांगिनी वो है और प्रिय भी है और प्रिय भी है। एकदम कह सकते हैं अरे मेरे बाबू सोना वाला जो होता है एक तरह से वो प्रिय है, ठीक है? पुरुष अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। पुरुष जो है अपनी पत्नी से जितना प्रेम करता है उतना क्रोधित भी होता है और उतना उससे 10 गुना क्या करता है? प्रेम भी करता है तथा उसकी प्रत्येक बातों को मान लेता है। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तुलसीदास कह रहे हैं। इसीलिए कभी अपनी बात सीधे राम से ना कहवा कर किसको कहवाते हैं? सीता माता से कहवाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये भी प्रश्न क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ गर्ल कहेंगे कि सर ऐसा तो होता नहीं है, कोई पति नहीं मानता। अरे मानता है, कैसे नहीं मानता है? उसको सोना चांदी जैसा दिखता है। राइट? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है? क्या है ये लास्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर में कि तुलसीदास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तुलसीदास अपने अभी जस्ट पढ़ा है, तुलसीदास के बारे में ही पढ़ा है। चलिए उत्तर में देखते हैं। ये 5 नंबरी है प्यारे बच्चों, में 5 नंबरी है। तुलसीदास भक्तिमाल के एक महान संत थे। क्या थे? भक्तिमाल के। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में कमेंट कीजिए तो तुलसीदास किस काल के थे? तो भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। बहुत अच्छे। क्या थे? एक संत थे। फकीर जैसा नहीं होता है उस तरह से एक संत, साधु संत वो थे। इनके जन्म के बारे में थोड़ी मतभिन्नता है। क्या है मतभिन्नता? मतभिन्नता समझते हैं ना कि इनका डेट जो है कब फिक्स नहीं है। जैसे आप सबका डेट जो होगा 2001 में जन्म हुआ है, 2004 में जन्म हुआ है, किसी का 2005 में, किसी का 2003 में। तो ये डेट क्या है? फिक्स है। पर सर्वमान्य मत के अनुसार इनका जन्म जो है 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था।
इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी देवी थी। नाम क्या नाम थे प्यारे बच्चों? हुलसी देवी थी। इनके जन्म के बाद माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। क्या क्या? इनके जन्म के बाद क्या क्या? इनके माता पिता ने त्याग कर दिया, मतलब कह सकते हैं उनको बेदखल कर दिया, बिना माँ बाप का एक तरह से घोषित कर दिया, एक तरह से कह सकते हैं। अतः इनका पालन पोषण जो है बाबा नरहरिदास ने क्या था, और इनकी पत्नी रत्नावली थी। कौन थी? पत्नी रत्नावली थी। कहा जाता है कि पत्नी के प्रेम में इतना सशक्त थे कि पत्नी के एक बार उनकी आलोचना की और वे तब से अपने जीवन को श्री राम को समर्पित कर दिया, और 1680 में क्या क्या है वो काशी में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से जो है प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जरूर आप इसे याद कर लीजिएगा। अब आपको सेट 3 में मिलेंगे, और प्लीज जो बच्चे सेट 1 नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो गूगल पे चले जाइए, गूगल पे चले जाइए और सर्च कर लीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, गूगल क्रोम पे, गूगल क्रोम पे जाइए, यूट्यूब पे नहीं, गूगल क्रोम पे जाइए और वहां पे सर्च कर लीजिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखा है, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा टेस्ट दे दीजिएगा फ्री में, ठीक है। चलिए हम क्लास को बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।